कभी सोचा है कि उत्तर भारत के मैदानों को सींचने वाली, जीवन देने वाली बड़ी बड़ी नदियां आखिर आती कहाँ से हैं? इसका जवाब छिपा है हिमाचल प्रदेश की बर्फीली चोटियों में। यहीं से शुरू होती है भारत की 5 प्रमुख जीवन रेखाओं की कहानी। सोचकर देखिए, हिमालय की ऊंचाइयों पर ये नदियां ग्लेशियर के रूप में अपना सफर शुरू करती हैं। मतलब सदियों से जमी हुई बर्फ के विशाल पहाड़, और जैसे ही सूरज की किरणें इन पर पड़ती हैं, ये पिघलना शुरू कर देती हैं और पानी की पहली बूंदें एक महान नदी बनने की ओर चल पड़ती हैं। लेकिन ये सिर्फ जमा हुआ पानी नहीं है, ये एक कमाल का ट्रांसफॉर्मेशन है। ये पानी पहाड़ों से उतरकर भारत के मैदानी इलाकों तक पहुंचता है और वहां लाखों लोगों के लिए खेती, पीने के पानी और बिजली का जरिया बनकर एक सच्ची जीवन रेखा में बदल जाता है। तो हिमाचल प्रदेश को भारत का वाटर टावर आखिर कहते क्यों हैं? इसकी वजह है इसकी अनोखी ज्योग्राफी, जो इसे सिंधु और गंगा, 2 विशाल नदी प्रणालियों को पानी देने की क्षमता देती है। तो ये 5 बड़ी नदियां हैं कौन सी, और ये कैसे हमारे देश की 2 सबसे अहम नदी प्रणालियों का हिस्सा बनती हैं? चलिए देखते हैं। देखिए, इनमें से 4 नदियां, सतलुज, व्यास, रावी और चिनाब, ये सब सिंधु प्रणाली का हिस्सा है जो पश्चिम की ओर बहती हैं। और 5वीं यमुना पूर्व की तरफ बहती है और गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जो भारत के सबसे घनी आबादी वाले इलाकों को सींचती है। ये चार्ट बड़ा दिलचस्प है। ये दिखाता है कि राज्य के अंदर हर नदी का प्रभाव कितना बड़ा है। ये जो जल ग्रहण क्षेत्र है, मतलब वो पूरा इलाका जहां से पानी बहकर एक नदी में आता है, उससे नदी के पैमाने का पता चलता है। सतलुज सबसे बड़े, करीब 31% हिस्से को कवर करती है। वहीं यमुना का क्षेत्र सबसे छोटा है, 1% से भी कम। तो चलिए अब उन 4 नदियों के रास्ते पर चलते हैं जो पश्चिम की ओर सिंधु बेसिन की तरफ बहती हैं। देखते हैं ये सफर हमें कहाँ ले जाता है। यहाँ सिंधु प्रणाली की 3 मुख्य नदियों पर नजर डालते हैं। सतलुज, जो तिब्बत की पवित्र राकस झील से एक लंबा सफर तय करके आती है। ब्यास, जिसका पुराना वैदिक नाम अर्जिकिया है, मशहूर रोहतांग दर्रे के पास ब्यास कुंड से निकलती है। और चिनाब या असिकनी, चंद्रा और भागा नाम की 2 धाराओं के मिलने से बनती है। और ये हमें पहुंचाता है सिंधु प्रणाली की 4थी नदी रावी तक। इसे ऐतिहासिक रूप से लाहौर की नदी भी कहा जाता था। इसका महत्व हिमाचल की सीमाओं से कहीं ज्यादा है। इसने इस पूरे क्षेत्र के इतिहास और संस्कृति में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। रावी कांगड़ा के बड़ा भंगाल इलाके से निकलती है। इसकी जो प्राचीन नाम है पुरुषनी और इरावती, वो इसके ऐतिहासिक महत्व को दिखाते हैं। इसकी एक मुख्य सहायक नदी है बुढ़िल, जिससे पवित्र मणिमहेश झील से पानी मिलता है, जो इस नदी के गहरे सांस्कृतिक जुड़ाव को भी दिखाता है। रावी नदी सिर्फ पानी का एक बहाव नहीं है, ये तो इतिहास की एक खामोश गवाह है। इसके किनारों ने वेदों में जिक्र की गई 10 राजाओं की लड़ाई देखी है। 935 ईस्वी में एक राजा ने इंजीनियरिंग का कमाल दिखाते हुए इसका रास्ता ही बदल दिया, और 1929 में जवाहरलाल नेहरू ने इसी के तट पर पूर्ण स्वराज का नारा देते हुए तिरंगा फहराया, जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम का एक बहुत बड़ा पल था। आज इस प्राचीन नदी की ताकत का इस्तेमाल इस पूरे क्षेत्र को बिजली देने के लिए किया जाता है। चमेरा और बैरा स्यूल जैसे प्रोजेक्ट्स रावी की आधुनिक शक्ति का सबूत हैं, जो हर साल लाखों घरों को रोशनी करने लायक बिजली पैदा करते हैं। तो चलिए अब सिंधु की विशाल नदियों से हटकर यमुना की ओर बढ़ते हैं। एक ऐसी नदी जिसका हिमाचल में सफर तो छोटा है, लेकिन उसका असर उतना ही गहरा है। सिर्फ 22 किलोमीटर्स। जी हाँ, हिमाचल में यमुना की यात्रा बस इतनी ही लंबी है। तो सवाल ये उठता है कि इतनी छोटी दूरी तय करने वाली नदी का इतना बड़ा असर कैसे हो सकता है? और जवाब ये है कि यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलकर यमुना आगे चलकर गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी बन जाती है। इसका मतलब है कि इसके पानी का मैनेजमेंट एक बहुत ही जटिल और ज़रूरी चुनौती है, जिसमें कई राज्य सरकारें शामिल हैं। सभी इस कीमती संसाधन पर निर्भर हैं। अब बात आती है कि लाखों लोगों के बीच इस सीमित संसाधन को आखिर बांटा कैसे जाता है। ये इस क्षेत्र के लिए सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। ये नक्शा ऊपरी यमुना बेसिन को दिखाता है, एक ऐसा इलाका जहां पानी की हर बूंद का हिसाब रखा जाता है। नदियों, नहरों और बैराजों का ये जो जटिल नेटवर्क है, वो 6 राज्यों तक फैला हुआ है। इससे आप इस साझा संसाधन के मैनेजमेंट की जटिलता का अंदाजा लगा सकते हैं।
इतने जटिल सिस्टम को मैनेज करने के लिए ऊपरी यमुना नदी बोर्ड बनाया गया। 1994 में हुए एक ऐतिहासिक जल बंटवारे के समझौते को लागू करने की जिम्मेदारी इसी बोर्ड की है, और ये इस क्षेत्र में शांति और सहयोग बनाए रखने में एक बहुत अहम भूमिका निभाता है। इस बोर्ड की जिम्मेदारियां कई हैं। ये रोजाना की सप्लाई को कंट्रोल करता है ताकि हर राज्य को उसका तय हिस्सा मिले। ये नदी के पर्यावरण को बनाए रखने के लिए न्यूनतम बहाव सुनिश्चित करता है। ये इस्तेमाल के बाद पानी की गुणवत्ता पर भी नजर रखता है, और ये अंतर्राज्य प्रोजेक्ट्स को कोऑर्डिनेट करता है ताकि विकास टिकाऊ हो। 1994 के समझौते में हर राज्य को मिलने वाले पानी का सालाना हिस्सा साफ साफ बताया गया है। BCM का मतलब है बिलियन क्यूबिक मीटर, यानी 1 अरब घन मीटर पानी। जैसा कि देख सकते हैं, हरियाणा को सबसे बड़ा हिस्सा मिलता है, खासकर उसकी खेती की ज़रूरतों के कारण। उसके बाद उत्तर प्रदेश और दिल्ली आते हैं, जो अपनी बड़ी आबादी के लिए इस पानी पर बहुत ज़्यादा निर्भर है। ये पूरी प्रक्रिया कोई आसान काम नहीं है। इन समझौतों तक पहुंचने में सालों की बातचीत, जटिल तकनीकी अध्ययन और नाजुक राजनीतिक सहयोग शामिल होता है। ये एक लगातार चलने वाला प्रयास है ताकि समझौते का पालन हो और सभी के हितों की रक्षा हो सके। और ये सब हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। ये नदियां सदियों से जीवन का स्रोत रही हैं, लेकिन बढ़ती आबादी, बढ़ते उद्योग और जलवायु परिवर्तन की अनिश्चितताओं के सामने क्या ये प्राचीन नदियां हमारे आने वाले कल की प्यास बुझा पाएंगी? आने वाली पीढ़ियों के लिए इन जीवन रेखाओं को बचाए रखना एक बहुत बड़ी चिंता है, और इसका जवाब हम सबके सामूहिक कार्यों पर निर्भर करेगा।